गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं और आज ये चैप्टर कंप्लीट होके मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी। हमने पढ़ लिया था हाइड्रोस्फीयर, हमने पढ़ लिया था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था और हाइड्रोस्फीयर में हमने 5 ओशियंस के बारे में पढ़ा था। एक छोटा सा सी के बारे में पढ़ा था। सलाइन वाटर होता है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता है ना, खारा पानी होता है। वो खारा इसलिए होता है, समुद्र का पानी जो होता है उसमें नमक बहुत होता है उस पानी के अंदर, तो इसीलिए हम उसको सॉल्टी वाटर कहते हैं। और जो वर्ड सैलाइन है, SALI, यानी वो नमक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था सी में। ओपन सी और आइलैंड सी ये हमने पढ़ लिया था। एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी हमने देखा था। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, जो हमारा एक थर्ड मेन डोमेन था एयर, है ना, जो कि एयर हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। विदाउट एयर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो एटमॉस्फेयर जो पूरा का पूरा एक हमारी जो पूरी अर्थ है, वो उसका जो एक उसके ऊपर जैसे कि एक ब्लैंकेट है गैसेस का, ठीक है ना। मान लीजिए जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट जैसा है, एटमॉस्फेयर है, सॉरी एक ब्लैंकेट है गैसेस का, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब उसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी आर्गन है, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। बट मैक्सिमम अमाउंट जो है वो किसका है, नाइट्रोजन का। सबसे ज़्यादा 78% के करीब नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन है 21% के करीब। फिर कार्बन और भी गैसेस आती हैं, आर्गन गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ये थोड़े पार्ट्स में पाई जाती है, थोड़े अमाउंट में पाई जाती हैं। इन सारी गैसेस का बहुत यूज़ है। सबसे पहले ऑक्सीजन, अब सभी को पता है कि वो हमारे को सांस लेने में काम आती है, कि वी रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे डेफिनेटली। इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होती है। तो हम जब रिलीज़ करते हैं, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के यूज़ में होती है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट्स को, ट्रीज़ को ग्रो करने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक और यूज़ होता है कि जो भी हीट आती है सनलाइट से, सन रेज से, उसको वो ट्रैप करके रखती है। तो हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करके रखती है, वेदर को गर्म करके रखती है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो गैसेस पाई जाती हैं उसमें अलग अलग उनके काम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, जो मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस है, वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी एक नॉलेज लेते हैं जो आपके कोर्स में है। बहुत डिटेल इसका आपके नेक्स्ट क्लासेस में रहेगा, 7th में 8th में, पर अभी जितना आपके कोर्स में वो मैं आपको बता दूं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस का एक ब्लैंकेट जैसा जो है गैसेस का, उसे हम एटमॉस्फेयर जब कहते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है ना, इधर बनाती हूँ, ये अर्थ है, ठीक। अब इसी तरीके से जैसे मैंने पहले इसका एक टुकड़ा काटा था, इसका एक टुकड़ा मैं काट लेती हूँ, ठीक। तो हमारे पास ऐसा डायग्राम आता है। तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ अर्थ, ये हो गया अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पर ना एक ब्लैंकेट जैसा आप फील करते हो चारों तरफ, है ना। तो इस ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, एयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। गेटिंग? अब इसमें कौन कौन सी गैसेस है वो मैंने आपको बताया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो कुछ लेयर्स से बना हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको अर्थ को पूरा बना देती हूँ। ये रही आपकी अर्थ और ये रहा एटमॉस्फेयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे नीचे से शुरू करते हैं, अर्थ सरफेस से शुरू करते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसी अलग अलग लेयर पाई जाती हैं। तो उन सारी लेयर्स की ना अलग अलग फीचर्स हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, वो सब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपको उनके नाम पता होने चाहिए। तो जो सबसे अच्छा एक और बात है, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो लगभग 1000 किलोमीटर का है। ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है हमारा वो लगभग 1000 किलोमीटर का है। और ये जो सी लेवल, मैंने आपको सी लेवल समझाया था, उस सी लेवल से हम इसको शुरू करते हैं नापना। तो
पहले हम सी लेवल के अर्थ सरफेस से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो एरिया आता है ना, पहला जो है ये 8 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। इसका 8 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। इन लेयर्स को मैंने आपको यहाँ शो किया है। तो जो पहला होता है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, और इसके इधर ही हमको जो हवाई जहाज उड़ते हुए नज़र आते हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे जाते हैं हम 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उधर ही ओजोन लेयर होती है। आपको पता है जो सनलाइट हमारे को मिलती है उसमें 3 तरीके की रेज होती हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कभी डिटेल में, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर ही आएगा ये भी। तो उसमें 3 तरीके की रेज होती हैं। पहली होती है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं। तो ये जो ओजोन लेयर होती है वो उन रेज को वापस भगा देती है कि मत आओ भैया अर्थ सरफेस पे, हमारे लोगों को कैंसर वैंसर हो जाएगा, मर मुर जाएंगे, तो ओजोन की हमें अल्ट्रा वायलेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ओजोन लेयर होती है वो यहीं प्रेजेंट होती है हमारे पास में 50 किलोमीटर के अंदर, और ये सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को भगा देती है वापस। इधर मैं आपको अगर बना दूं तो यहाँ पर जो सन है इससे हमें 3 तरीके की रेज मिलती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक होती है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक होती है इंफ्रारेड रेज, और एक होती है विजिबल लाइट, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, अभी शॉर्ट में समझ लो, बाद में इसको डिटेल बताऊंगी। तो जो 50 किलोमीटर के अंदर, 50 किलोमीटर्स के अंदर जो ओजोन लेयर होती है वो हमारे को इस अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रा वायलेट रेस को वापस भेज देती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 80 किलोमीटर जो होता है वहाँ पे मीजोस्फेयर होता है, और हम ऊपर बढ़ते हैं तो मीजोस्फेयर होता है। अच्छा, पहली बात तो ये ध्यान में रखने की है कि 50 किलोमीटर तक टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। और एक और बात ये कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं तो गैसेस बहुत डेंस होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं गैस की डेंसिटी कम होती जाती है, वहाँ पे हल्का हल्का फील होने लग जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर रहोगे, इन लेयर्स में रहोगे तो आपको पता चलेगा डेंस, आप जानते हो ना, घना घना बहुत सारी गैसेस, लेकिन ऊपर जाते जाते गैसेस की डेंसिटी कम होती जाती है। दूसरी बात, हम टेम्परेचर की बात करें तो 50 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने लग जाता है, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट टिल 50 किलोमीटर एंड देन इन मीजोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट अगेन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद 50 किलोमीटर टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद कम हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद प्रेशर की हम बात करें, प्रेशर की बात करें, अब एक बात सोचो, इतनी सारी गैसेस हैं तो वो कुछ ना कुछ तो प्रेशर डालेंगी आपके ऊपर, ठीक है। कोई भी चीज़ प्रेशर डालती है। आप किसी दूसरे अपने दोस्त से ऐसे टिके खड़े हो जाते तो आपकी बॉडी एक दूसरे को प्रेशर डालती है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ जो एयर है वो हमारे ऊपर भी कुछ प्रेशर डालती है, हम उसके ऊपर कुछ प्रेशर डालते हैं। तो ये सब आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी आप इतना समझ लो, सिर्फ जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसके कारण हमारे को जो प्रेशर फील होता है हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर है वो भी क्या होता है, जब गैसेस यहाँ पर डेंस हैं, जब घनी है, बहुत सारी गैस है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और ऊपर जाने पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड, और इसके अलावा एक और बात ये होती है कि वो प्रेशर कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताने की वो ये है कि आपको पता है विंड कैसे फील होती है, हमें हवा क्यों फील होती है, हवाएं क्यों चलती हैं, कभी हमें इधर से हवा लगती है, कभी हमें उधर से लगती है हवा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा और एक तरफ कम प्रेशर होगा तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ वो हवा बहती है, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये सब बहुत अच्छे से समझ में ना भी आए तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप आगे फिजिक्स में ये सब बहुत डिटेल में पढ़ते हो। अभी सिर्फ आपको ये छोटी छोटी टर्म्स पता होनी चाहिए कि विंड किसे कहते हैं, मूविंग एयर को, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो एयर होती है वो विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे की जो लेयर्स हैं वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं डेंसिटी कम हो जाती है, प्रेशर भी कम हो जाता है। टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो 50 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इतना समझ में आया? तो हम बात कर रहे थे ओजोन लेयर की, कि ओजोन जो लेयर होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं सन से, जो कि हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भगा देती है।
फिर हम आगे चलते हैं 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर, फिर उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर जिसको हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं। उस यहाँ पर सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, ये सब आगे पढ़ोगे। फिर लास्ट आता है एक्सोस्फेयर जो कि 1000 किलोमीटर के अपर वपर में भी, मतलब उसके भी बाद हो सकता है, ठीक है। इसकी जो रेंज है हमने 1000 किलोमीटर तक मानी है, उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। तो आपको जो पता होना चाहिए वो मेन इस क्लास में 6th क्लास में ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह है अर्थ के ऊपर, जिसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिसको कि हम एयर कहते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज, मैक्सिमम नाइट्रोजन होती है, सेकेंड नंबर ऑक्सीजन होती है, उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है। ये गैसेज सभी यूज़फुल होती हैं हमारे लिए। और जो एटमॉस्फेयर है वो कई लेयर्स में हमने उसको स्टडी किया है, क्योंकि कुछ किलोमीटर के बाद टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी सब चेंज हो रहा था, तो साइंटिस्ट ने उनको अलग अलग नाम दिए हैं। पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर जो कि हम अर्थ सरफेस से शुरू करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपको पता होनी चाहिए इसी सीक्वेंस में। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। गेटिंग? अब ये कह रहे हैं कि भाई एटमॉस्फेयर का क्या फ़ायदा क्या है, तो अपन ने देखा, अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितनी भी गैसेज होती हैं उनके कितने सारे यूज़ हैं। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्यों बनाया है भगवान जी ने एटमॉस्फेयर, तो इसलिए बनाया है क्योंकि एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। फिर आते हैं हम एक और लास्ट जो इसका टॉपिक बचता है बायोस्फीयर, फोर्थ डोमेन था। मैंने क्या बताया था, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जहाँ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट मतलब जहाँ कनेक्ट होते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर बायोस्फीयर बनता है। और बायोस्फीयर में ही सारे लिविंग वर्ल्ड होता है, सारा लिविंग वर्ल्ड होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब ये जो बायोस्फीयर है उसमें बहुत ह्यूज एनिमल्स भी रह सकते हैं, ऑस्ट्रिच अपना डायनासोर्स भी रहे हैं यहाँ पे, तो माइक्रोब्स भी रहते हैं, कोरोना वायरस भी है, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी ऐसे जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते, ठीक है, लेकिन इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हम ऐसे आंखों से आप देख सकते हो कोरोना वायरस को, नहीं देख सकते हो, या किसी बैक्टीरिया को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, लेकिन इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है, MICROBES। तो ये माइक्रोब्स होते हैं। इसके अलावा लिविंग वर्ल्ड जो होता है उसमें माइक्रोब्स से लेके ह्यूज एनिमल्स, एलिफेंट भी पाया जाएगा, डायनासोर भी पाए जाते थे, चाहे आप बर्ड्स ले लो, चाहे आप एनिमल्स ले लो, चाहे आप ह्यूमन बींग्स ले लो, चाहे आप प्लांट्स ले लो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब बायोस्फीयर में मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला जो होता है हमारे पास वो बायोस्फीयर कहलाता है। दिस इज़ द फोर्थ डोमेन। फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी स्फीयर को गलत यूज़ करेंगे, चाहे हम हाइड्रोस्फीयर को गलत तरीके से यूज़ करें, चाहे हम बायोस्फीयर को गलत तरीके से यूज़ करने का मतलब, भाई हाइड्रोस्फीयर में पानी है, हम उसे कंटेमिनेट करते जाएंगे तो हमारे को प्रॉब्लम। एयर है, हम उसको एटमॉस्फेयर है उसमें अगर हम पॉल्यूशन करते जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, लैंड की बात करें, तो अगर हम पेड़ काटते जाएंगे, डिफॉरेस्ट करते जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा, सॉइल एरोजन होता जाएगा, तो क्या बायोस्फीयर की जो लाइफ है वो सही चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलके तो बायोस्फीयर बना रहे हैं। अगर हमने इन तीनों में से किसी एक को भी बर्बाद किया तो हमारा बायोस्फीयर बेकार हो जाएगा। और बायोस्फीयर में कौन रहता है? हम खुद। तो अगर हम खुद को ठीक रखना चाहते हैं तो हमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों को नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। गेटिंग? सो दिस वाज योर चैप्टर। आई थिंक अब इसमें और भी कुछ नहीं है खास पढ़ाने के लिए, ठीक है। और ठीक, तो अब मैं आपको इसकी अच्छा छोटा सा एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू। डैश गैस सपोर्ट कंबशन। आपको पता है ऑक्सीजन एक तो अपन रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक हम कंबशन के लिए यूज़ करते हैं। एक वर्ड आता है COMBUSTION। कंबशन मतलब होता है ये बर्निंग होती है। इसको मैं सरल भाषा में बोलूँ तो बर्निंग। आपको पता है, आपने कभी ये देखा है कि आप एक ग्लास लेना, उसमें मोमबत्ती जला देना,
ठीक है, वो जलती रहेगी। उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली है, उसमें आप देख सकते हो, उसको मैंने ढक दिया था तो वो मोमबत्ती बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जब मैंने उस ग्लास को ढक दिया तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। अपने एयर है अपने चारों तरफ, ये मैंने मोमबत्ती जलाई, इसके चारों तरफ एयर है, एयर में होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो रेस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है और कंबशन के लिए भी ज़रूरी है। कंबशन मतलब बर्निंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ही, जब तक इसको ये ऑक्सीजन मिल रही थी तब तक मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन जैसे ही वो मिलना बंद हुई, मैंने जब दूसरे ऊपर से ढक्कन लगा दिया या दूसरा ग्लास रख दिया उसके ऊपर उल्टा करके, तो उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और मोमबत्ती बुझ जाएगी, ठीक है। इस तरीके का एक वीडियो भी है, अगर चाहो तो देख लेना, वैसे आप लोगों को पता भी हो सकता है। इसी तरह से तुमने देखा है कभी कुछ लोग होते हैं वो माचिस की तीली जलाएंगे, मुंह में रख लेंगे और उनका मुंह जलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुंह में तीली रखने के बाद मुंह बंद कर लेते हैं, फटाक से करके जलाई, हप बंद, तो उनको ऑक्सीजन मिली नहीं अंदर, तो मोमबत्ती वो जो अगर तीली होती है वो बंद हो जाती है, बुझ जाती है, तो उनका मुंह नहीं जलता, ठीक है। ज़्यादा कोशिश मत करना, जो शैतान बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे ये सब, है ना। तो भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने तो नहीं की, पर बहुत लोगों को देखा है करते हुए, और उसका रीज़न यही होता है कि वो जैसे ही तीली को अंदर ले जाके मुंह बंद करते हैं, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और तीली बुझ जाती है, तो उनका मुंह नहीं जलता है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग यानी कि कंबशन और रेस्पिरेशन दोनों के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसमें यही वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। विच लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये कह रहे हैं कि कौन सी लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, तो मैंने आपको बताया ओजोन लेयर, ठीक है। द बायोस्फीयर इज अ जोन वेयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पर कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। गेटिंग? सो दिस वॉज योर चैप्टर। अब मैं आपको इसकी PDF जल्दी से जल्दी दे दूँगी एक आध दिन में, तो इस तरह से आपके पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, या फिर देखते हैं फिर सिविक्स पढ़ेंगे तो सिविक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। पहली बात इंपॉर्टेंट है कि वीडियो सुनने के बाद इसको रीड जरूर कर लेना, ठीक है ना। एंड आई होप कुछ बच्चे तो मेरी बात मान ही रहे होंगे, कुछ शैतान नहीं भी मान रहे होंगे, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। तो read the chapter once again and then you will get the PDF, you will have the chapter and then complete your work. Take care of yourself. Have a great day all of you. We will meet in the next video. तब तक के लिए bye bye.